9 हमारा आज के लेक्चर में एक तो हम प्रीवियस जो कंसेप्ट डिस्कस किए थे उसकी होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और फिर दो मजीद कंसेप्ट है पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। इन दो कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कल हमने पढ़ा क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, कुछ बेसिक कंसेप्ट, और उसके बाद हमने एविडेंस। ठीक है, चलिए ठीक। उस कंसेप्ट की टेस्टिंग का टाइम हो गया। क्वेश्चन 1, स्टेट वेदर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कमिटेड इन फॉलोइंग केसेस और नॉट। यानी आपने बताना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है या नहीं बनता। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन याद है ना? कन्वर्टिंग डर्टी मनी इनटू क्लीन मनी, यानी जो ऐसे लगता है जैसे लीगल सोर्सेज से हासिल की हो, हालांकि असल में वो इलीगल सोर्सेज से आई। एन इंडिविजुअल अर्न ₹5 million फ्रॉम स्मगलिंग एंड सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स। अच्छा, अहम चीज है ना मनी लॉन्ड्रिंग में, वो है जब लॉन्ड्रिंग होगी, यानी जब कन्वर्जन होगी। सिर्फ इलीगल एक्टिविटी करना ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। सिर्फ रिश्वत लिया ये जुर्म तो है, एक जुर्म है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होगी? जब आप शो करवाएंगे कि ये किसी लीगल सोर्स से आया, जैसे मुझे किसी ने तोहफा दिया और आप उसे एज गिफ्ट के तौर पे अपनी टैक्स रिटर्न में शो करवाते हैं और उसको फिर यूज करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इसमें याद रखें, इलीगल मनी ओरिजिनेट तो हुई है लेकिन वो किसी लीगल चीज में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, आगे कन्वर्जन का प्रोसेस नहीं हुआ, इसलिए ये इलीगल एक्टिविटी तो है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। बी में कह रहा है एन इंडिविजुअल अर्न ₹5 million फ्रॉम स्मगलिंग एंड सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स। अच्छा, यहां तक अगेन इलीगल तो क्रिमिनल एक्टिविटी है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। एंड ही रिप्रेजेंट्स दिस मनी एज बीइंग अर्न्ड फ्रॉम हिज लेजिटिमेट बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन यूज्ड कार। और वो ये प्रेजेंट करता है कि ये तो मैंने गाड़ियों को बेचने से पैसे हासिल किए, यानी ये दूसरे बिजनेस की इनकम में शो करवा रहा है। इनकम इलीगल सोर्स से आई है, उसे शो किसी लीगल सोर्स से करवा रहा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि इसमें उसने कन्वर्ट किया। ठीक है, इलीगल मनी को जो लीगल बिजनेस में शो करवाया, तो ये कन्वर्जन की, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। इसका मतलब है इसमें जो जो लोग इसके साथ इन्वॉल्व होंगे ये तो पकड़ा जाएगा ही, वो दूसरे लोग भी इसके साथ पकड़े जाएंगे, जो इसका अकाउंटेंट वगैरह होगा या जिसने इसको मशवरा दिया होगा वगैरह वगैरह। हमने एविडेंस में 4 पॉइंट्स पढ़े थे ना? नहीं, वो एविडेंस नहीं, वो क्या वो था ऑफेंस में। ऑफेंस में 4 पॉइंट्स पढ़े, 3 मेन पॉइंट्स थे और एक फोर्थ भी था। ठीक है, ये पॉइंट्स याद है आपको? जी मेरे भाई, आप सुना सकते हैं ऑफेंस के पॉइंट कि कौन किस तरह के एक्शंस को ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग समझा जाता है। वो कौन से एक्शंस, कौन से काम है जिनको मनी लॉन्ड्रिंग समझा जाता है? जी एब्सेंट था, ये ले, ये हाल जी भाई, आगे वाले बताइए। हाँ जी, ओन करे, पोजेस करे, एक्वायर, कन्वर्ट, और एक मिनट और ट्रू नेचर, ओरिजिनल लोकेशन को कंसील करे, और थर्ड पोजेस करता है प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के बिहाफ। जैसे आपने देखा होगा अक्सर जो फ्रंट मैन होते हैं वो इस तरह का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ इनोसेंट पीपल को भी कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। ठीक है, और फोर्थ में क्या पॉइंट था? जो काउंसिल करेगा, एड फैसिलिटेट करेगा। शाबाश, चलिए ठीक है, तो ये क्लियर हो गया जी। एसी ऑफ कर दीजिए। कौन से वाला ऑफ करवा दें? दोनों ऑफ करवा दें? नहीं, एक हाँ, ये वाला करो, ये एसी ऑफ कर दीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2, डज टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स ओनली बैंक्स? बैंक्स के अलावा भी बहुत सी चीजें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड। और ये भाई जो मुस्कुरा रहे हैं ये मुझे बताएंगे, और कोई नहीं, ये आप। हाँ जी, आप जी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक्स के अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन शामिल है? एक्सेप्ट, चलो ये तो बैंक हो गए, ठीक है, मान लिया। आगे इंश्योरेंस प्रोवाइडर, इंश्योरेंस वाले हैं फाइनेंशियल? एक मिनट है, एक मिनट, एक एक करके पूछिए जी। लीजिंग कंपनीज हैं जी? ओके ओके, हो गया। और एक मिनट है, जिससे पूछ रहा हूँ वही बताए। और मनी ट्रांसफर्स वाले हैं? और बस खत्म हो गई। उसने इतनी लंबी चौड़ी, इतनी मेहनत से लिस्ट बनाई है कि कोई बंदा रह ना जाए इस डेफिनेशन में कवर होने से, और आप 4 पॉइंट बता के कह रहे खत्म। नहीं याद किया जी? गारंटर्स, गारंटी प्रोवाइडर, गारंटी एंड कमिटमेंट्स प्रोवाइडर, वो है फाइनेंशियल की डेफिनेशन। यस, और फॉरेन एक्सचेंज में जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं ठीक है, बस बस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन कमिटेड इन फॉलोइंग केसेस। अब आपने बताना है इन केसेस में भी मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है क्रिमिनल एक्टिविटी एक अलग चीज है और मनी लॉन्ड्रिंग अलग चीज है। मनी लॉन्ड्रिंग नेक्स्ट स्टेज होती है क्रिमिनल एक्टिविटी की। ए गवर्नमेंट ऑफिशियल रिसीव्ड ब्राइब्स फॉर ऑफिशियल वर्क, यहां तक तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है।
इलीगल एक्टिविटी है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। फिर उसके बाद एंड बाउट ए हाउस यूजिंग द प्रोसीड्स, और इस पैसों से उसने घर खरीद लिया। अब उसने कन्वर्ट कर लिया, इस इलीगल सोर्स ऑफ इनकम से जो मनी आई उसको कन्वर्ट कर लिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो गया। ब्राइब, रिश्वत। बी, ए बैंकर नोइंग दैट ट्रांजैक्शन इन ए क्लाइंट अकाउंट रिप्रेजेंटेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कंसील्ड इट फ्रॉम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये जो ऑफेंस में ये पहली लाइन ये थी, ये पहली लाइन की एग्जांपल है, और ये दूसरी लाइन की एग्जांपल ऐसे ही है। दूसरी लाइन क्या थी जरा बोल के मुझे बताएं ताकि मुझे ट्रू नेचर को कंसील कर। ठीक। सी, एन एम्प्लॉय होल्ड्स रुपीज 10 million ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर नोइंग दैट द अमाउंट वाज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ये थर्ड, कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे के बिहाफ पे पोजेस कर, ये थर्ड वाली एग्जांपल है, ये भी ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का। और डी, एन अकाउंटेंट एडवाइज वन ऑफ हिज क्लाइंट्स टू कंसील क्रिमिनल प्रॉपर्टी एंड फैसिलिटेटेड फॉर सच कंसीलमेंट। ये वो लास्ट वाला पॉइंट जो था, फोर्थ। तो ये चारों केसेस में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ठीक, चलिए ये हमारे छोटी सी डिस्कशन थी, अब आगे चलते हैं। जी अगर किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की और उसको कन्वर्ट किया प्रॉपर्टी वगैरह में और किसी पार्टी को गिफ्ट कर दिया, क्या वो पार्टी भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है? क्वेश्चन है। पहली चीज डिपेंड करता है उसको पता है कि नहीं पता। ठीक है, अगर उसको पता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और अगर उसको नहीं पता तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ना था। आपने शायद, वैसे है एग्जाम्पल तो अजीबो गरीब से, लेकिन बहरहाल सिर्फ कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप शायद अखबारात में आजकल पढ़ते हो कि कुछ इंडियन एक्ट्रेसेस हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग, और कुछ लोगों ने, क्रिमिनल्स ने उनको गिफ्ट दिए हुए हैं जिसकी वजह से उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने एक जगह पे पढ़ा था कि वो जो गिफ्ट दिए गए प्रॉपर्टी उसको रिकवर भी करवाया जा रहा है, वो उनसे अब रिकवर करवाई जाएगी। तो अगर किसी को गिफ्ट देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे और उस बंदे को फर्ज कीजिए नहीं भी पता वो इनोसेंट है कि नहीं, वो तो बाद की बात है ना, ठीक है, वो बाद में प्रूफ। लेकिन अगर वो इनोसेंट नहीं भी है तो जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी है, याद रखिए, वो रिकवर करवाई जा सकती है। ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी कहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं था इसका और वो उसको अपने पास, नहीं, लॉ कहता है ये इसको हम रिकवर करवा सकते हैं। आज हमने पनिशमेंट में भी इस कंसेप्ट को स्टडी करना। और की क्वेश्चन? जी बन। अच्छा, उसने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मींस एनी पर्सन से क्या मुराद है? देखिए लीगल लैंग्वेज, मैं पता है लीगल लैंग्वेज मैंने आपको शायद बताया हुआ है, कुछ कंसेप्ट्स का मतलब डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टी का मतलब काउंटिंग में कुछ हो रहा है, लॉ में कुछ हो रहा है। क्रेडिटर का मतलब काउंटिंग में कुछ हो रहा है, लॉ में कुछ हो रहा है। लॉ में क्रेडिटर हर उस बंदे को कहते हैं जिसको आपने पैसे देने हैं, जबकि काउंटिंग में सिर्फ उसी बंदे को कहते हैं जिसे आप उधार माल उठाते हैं। उसी तरह जो वर्ड पर्सन है ना, हम कॉमन लैंग्वेज में, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में पर्सन कहते हैं नेचुरल पर्सन, जैसे मैं और आप। लेकिन लीगल लैंग्वेज में पर्सन दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल पर्सन और एक लीगल पर्सन। तो इसमें जब उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में वर्ड यूज किया है, इसमें नेचुरल पर्सन भी आ जाते हैं, लीगल, उसने वर्ड पर्सन यूज किया है, इसमें दोनों तरह के पर्सन आ जाएंगे। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो लीगल भी, वो बैंक भी, बैंक तो जाहिर है नेचुरल पर्सन तो नहीं है, वो तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और लेकिन जो स्टॉक ब्रोकर वगैरह है वो नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं। तो वर्ड पर्सन में दोनों तरह के लोग आ जाते हैं, नेचुरल और लीगल। ये नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन में फर्क पता ना आपको? नेचुरल पर्सन किसको कहते हैं? इंडिविजुअल जो है। और लीगल पर्सन किसको कहते हैं? जिनका अलग से एक लीगल स्टेटस होता है लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में एज रियल पर्सन नहीं है। उन्हें समटाइम लीगल पर्सन कहते हैं और समटाइम उन्हें आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। क्लियर? तो पर्सन की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दोनों तरह के लोग आ जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? जी सर, ये एविडेंस ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में इसका पहले पॉइंट, नॉलेज और इंटेंट में इन्फर्ड फ्रॉम फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस इन अकॉर्डिंग से। चल, हाँ जी बिल्कुल। वो ये कहता है, प्रैक्टिकली होता ये है कि जिसके पास भी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए ना, वो कहता ये है मुझे तो पता नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे, मैं तो समझ रहा दूसरे बंदे की हकलाल की कमाई होगी। अब जैसे वो अकाउंट में से जब करोड़ों रुपए निकलता है तो हर बंदा आके क्या कह रहा होता है, यही मुझे तो पता ही नहीं था, ये मेरे तो पैसे हैं। अच्छा, ये बात सही कह रहे होते हैं कि ये मेरे पैसे नहीं है, लेकिन मुझे पता था कि नहीं पता था। अब ये डिटरमिन करना मुश्किल होता है, क्योंकि हर पार्टी यही कहेगी कि सर मुझे नहीं पता था। जिसके अकाउंट से भी पैसे निकलेंगे वो कहेगा मुझे नहीं पता था कि ये पैसे जो है ये मेरे अकाउंट में किसने डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाए, ठीक है, या गिफ्ट किसी ने दिया, सर मुझे नहीं पता कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे थे।
तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये इस पर्सन को इस एक्टिविटी का, इस मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी का नॉलेज था कि नहीं था, कैसे पता चलेगा? ये इशू है, कैसे पता चल सकता? कानून शहादत ने इसको एक्सप्लेन किया है, और वो क्या कहता है? कहता है फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेस से आप हालात से अंदाजा लगाएंगे। लॉ में दो तरह के एविडेंस होते हैं, शायद मैंने पहले भी बताया था। एक होता है सर्कम एविडेंस के बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। एक तो है ना, कीजिए एक बंदे ने दूसरे को कत्ल किया और किसी बंदे ने देख लिया कत्ल करते हुए, यह है चश्मदीद गवाह, ये भी एविडेंस है। लेकिन फर्ज कीजिए एक कमरे में दो लोग हैं सिर्फ, और हम बाहर बैठे हुए हैं, हमें फायर की आवाज आई, अंदर आके देखा एक बंदा जो है उसका मर्डर हुआ है और कमरे में उस दूसरे के अलावा और कोई बंदा नहीं है, और दूसरे बंदे के हाथ में गन है। अब हम में से किसी ने भी यह नहीं देखा उसको कत्ल करते हुए, ठीक है, हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। लेकिन क्या हालातों वाकयात का जायजा लेके इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि जिस बंदे के हाथ में गन है इसने दूसरे बंदे को कत्ल किया है जिसकी डेथ हो चुकी है? क्या सर्कमस्टेंसेस से हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं? इसे कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो अब चूंकि जिस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी हो रही थी उस वक्त कोई मौजूद तो नहीं होता नॉर्मली, और ना ही इसकी कोई लिखत बढ़त होती है, कोई सबूत थोड़ी होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज का। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, अंदाजा लगेगा कि दूसरा बंदे की मर्जी से मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज हुई है कि नहीं हुई? कैसे पता? क्योंकि याद रखें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हमेशा दूसरे लोगों को फ्रंटमैन बनाना पड़ता है, दूसरे लोगों के थ्रू इस ट्रांजैक्शन को ओरिजिनेट करना पड़ता है, जिनका कोई लीगल सोर्स ऑफ इनकम हो या उनके नाम पे कोई कंपनी रजिस्टर करवाई जाती है वगैरह। तो दूसरे लोगों की जरूरत जरूर पड़ती है। अब ये कैसे पता चलेगा वो पापड़ी वाला, वो छाबड़ी वाला, वो बर्फ वाला इस मनी लॉन्ड्रिंग में जानबूझ के इन्वॉल्व था कि नहीं था? हो सकता है उसको कहा गया होगा तुम्हें हर महीने 1 लाख रुपया मिलता रहेगा, तो तुमने बस किसी को कुछ बताना नहीं तुम्हारे अकाउंट में क्या हो रहा है। ओके ठीक है, पहले बेरोजगारी से भी खुदकुशी करनी थी, चलो ये रिस्क लेके देख लेते हैं, वो तो तैयार हो जाते हैं इस तरह के लोग। अब कैसे पता चलेगा इसकी मर्जी से ट्रांजैक्शन इसके अकाउंट में हो रही थी कि नहीं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से, हालात व वाकयात का जायजा लेके देखा जाएगा, ठीक है। अब ये तो अब आप खुद बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके घर में कोई एक चीज 1 साल तक पड़ी हो और आपको पता ही ना हो मेरे घर में है कि नहीं? अगर आपको इवन नहीं भी पता तो पता होना चाहिए था आपको, या आपकी नाअहली है क्यों नहीं पता? अब मेरे अकाउंट में कौन पैसे डिपॉजिट करवा रहा है, कौन पैसे निकल के कहां जा रहे हैं, क्या ये मुझे पता नहीं होना चाहिए? बिल्कुल पता होना चाहिए। और अगर मुझे नहीं पता, मैं इस चीज का ध्यान रख, तो भी ये मेरी गलती है। ला इस एक्सक्यूज नहीं मानता कि मुझे नहीं पता था सर ये ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है। कहता है नहीं पता था तो आपको तो पता होना चाहिए था, और नहीं पता तो जब आपके अकाउंट में पैसे आप फौरन किसी को रिपोर्ट करते हैं, ब्रांच मैनेजर के पास जाते हैं, आप क्यों नहीं उसके पास गए? तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग में याद रखिएगा नॉर्मली कोई चश्मदीद गवाह मौजूद नहीं होते, तो इसीलिए हालातों वाकयात से जायजा लेकर अंदाजा लगाया जाता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। अब टीवी पे जो दिखाते हैं हमें वो एक अलग चीज, लेकिन आप एक अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऑफिसर हैं, आप खुद बताएं, ये जो बंदा जिसके अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर ये गरीब आदमी है और आपको कहता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता था, आप उसको क्लीन चिट दे देंगे? आपको तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। वो हमदर्दियां समेटने के लिए वो चाहे वो खबरें लगवा देते हैं अखबार में या टीवी चैनल्स के ऊपर, एक अलग बात है, लेकिन हमने तो ये देखना लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है अगर सर्कमस्टेंसेस से अंदाजा लग रहा है कि एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है तो सो वो है, ठीक है। ये है कानून शहादत। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैंने दी थी, जिससे चोरी का सामान बरामद हुआ, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे बरामद हुए, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अज्यूम किया जाएगा पैसे इसके नहीं भी हैं, ये फैसिलिटेट कर रहा है, तो फैसिलिटेटर भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है, वो भी ऑफेंस है। और कोई क्वेश्चन? जी जी। जो थर्ड पर्सन को गिफ्ट दे रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से, देखिए जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना, ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक तो वैसे ही इटसेल्फ ये एक अजीब सी बात लगती है कि जी गिफ्ट क्यों दिया। आपको पता है समटाइम वो पाकिस्तान में भी एक केस था मनी लॉन्ड्रिंग में, वो कुछ मॉडल वगैरह को पैसे दे के वो फॉरेन टूर, हाँ बिल्कुल, बेच देते थे। और ये एक केस नहीं है, इस तरह के बहुत से करैक्टर, बहुत से किरदार होते हैं जो ये काम करते हैं, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीकाकार है। उनको पैसे दे दिए और उनको भिजवा दिया। अब वो फॉरेन कंट्रीज में उनकी पेमेंट होती थी। बेसिकली होता यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल पैसे यहाँ से अर्न किए और फॉरेन कंट्री में जाके फ्लैट प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर ली, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका था। अब उसमें ये जो फैसिलिटेटर है, क्या ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल है, और आपने देखा उसको शायद सजा भी हुई है। अब पता नहीं करंट स्टेटस क्या है, लेकिन नहीं वो जो मॉडल थी कोई खातून, हाँ अयान अली, बिल्कुल, तो वो ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीकाकार था। तो अगर ये जो गिफ्ट के ये हालातों वाकयात से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एनालाइज कर लेती है। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी बड़ा गिफ्ट करना हो, कोई चलिए छोटा मोटा नॉर्मल वैल्यू का गिफ्ट समझ में आता है, हैवी अमाउंट करोड़ों में जो गिफ्ट किए जाते हैं वो बेसिकली बज़ाहिर बताए जाते हैं कि गिफ्ट हैं, असल में वो मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीकाकार होता है। ए ने बी को गिफ्ट किया होता है, बी ने आगे सी को गिफ्ट करना होता है, घूम फिर के वो किसी ना किसी जगह पे फिर वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं। और कोई क्वेश्चन? जी। आर हैविंग रीजंस टू बिलीव, यानी अगर एक बंदे को पता था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं तो वो भी इन्वॉल्व है, और दूसरा पता नहीं था लेकिन उसे पता होना चाहिए था, तो ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है।
अब अगर फर्ज कीजिए मैं बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, सिग्नल आता है, सिग्नल पे रुकता नहीं और सारे मुझे आगे पकड़ लेता है, कहता है हाँ भाई आपने सिग्नल तोड़ा, जुर्माना दे, और मैं ये कहूँ मुझे तो पता ही नहीं था कि जब ये रेड सिग्नल, रेड लाइट हो तो रुकना होता है, मुझे माफी दे देगा? कहता है पता नहीं था लेकिन पता होना चाहिए था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो कहता है अगर आपको पता नहीं था लेकिन हाँ रीजनेबल बेसिस पे आपको नॉलेज होना चाहिए था, तो हम एज्यूम करेंगे कि आपको नॉलेज था इसका। और कोई क्वेश्चन? अब अगर चलते चलते मुझे मेरे अकाउंट में कोई 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट करवा जाए और मैं कहूँ जी मुझे पता नहीं कौन डिपॉजिट करवा गया, मुझे तो पता होना चाहिए था। हाँ जी, चलिए बहरहाल इसको छोड़ते हैं। ये बहरहाल डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम इसी तरह के मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हम पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स को नहीं डिस्कस कर रहे। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। हाँ कंप्लीटेड गिफ्ट, देखिए वो ये कह दिया जाए, अगर वो बंदा मान ले कि ये मेरे पैसे हैं, ला ये उसे नहीं कहेगा कि आपके पैसे नहीं है। फर्ज कीजिए अगर किसी ने गिफ्ट दिया तो जिस पार्टी ने गिफ्ट दिया वो पार्टी वापस नहीं मांग सकते, वो पार्टी वापस नहीं मांग, ये कॉन्ट्रैक्टेड कहता है हमें, कंप्लीटेड गिफ्ट विदाउट कंसीडरेशन वैलिड है। लेकिन इशू ये है कि हमने तो इस चीज से गर्ज ही नहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कि ये पैसे किसके, उन्हें इस चीज से गर्ज है ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं ना, आप बताइए ओरिजिन क्या है इन पैसों का, आप बताएं। और अगर आप नहीं बता रहे इसका मतलब साबित हो गया मनी लॉन्ड्रिंग है। तो वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे किसी के पास भी मौजूद होंगे, वो कोर्ट उसे लॉ उसे वो खींच लेगा, लॉ उसे ये थोड़ी कहेगा ये आपके पैसे। मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जिसके पास भी मौजूद होंगे लॉ उन्हें रिकवर करवाएगा। हाँ जी, हाँ असल में कुछ पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाला गया है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं भी। हम तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा ये करते हैं ना कि जी वो यूएसए हमारे खिलाफ एक्शन ले रहा है, हम पे प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ दूसरे मैटर्स की वजह से, लेकिन कुछ पाकिस्तान में ऐसी प्रैक्टिसेस होती भी हैं। जैसे वो शायद आप एग्जांपल दे रहे हैं, वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में उन्होंने एक क्या एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी कि आप शायद 2% या 2.5% अगर आप टैक्स अदा कर दें, पैसे अदा कर दें, तो आपकी जितनी भी ब्लैक मनी है वो सारी वाइट समझी जाएगी। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है, इसका मतलब है आपने एक तरह से किसी बंदे ने जो भी इलीगल मनी हासिल किया है, रिश्वत से, अगवा बराए तवान से, वो आपको 2.5% अगर शेयर दे देता है तो वो सारे के सारे पैसे वाइट हो गए। आप उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, पैसे कहाँ से आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इन इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क था एमनेस्टी स्कीम, इस तरह की स्कीम। तो इसी तरह की स्कीम को वो मना करते हैं। और आपने रिसेंटली देखा होगा प्राइस बॉन्ड भी डिसकंटिन्यू किए जा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है भला, कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होते थे प्रैक्टिस। तो इस तरह के जो प्राइस बॉन्ड है, एमनेस्टी स्कीम्स हैं, इनको जो मनी लॉन्ड्रर है ये वक्तन फवक्तन अपना इन्फोर्स के जरिए से, पॉलिटिशियन के जरिए इस तरह के ऑर्डिनेंस या एक्ट जो है वो इन्फोर्स करवाते हैं ताकि वो इसमें अपनी ब्लैक मनी को वाइट कर लें। ठीक है, ये जो FATF वगैरह दूसरे लोग जो हैं ये इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने स्टडी कर लिया था ऑफेंस तक। कल हमने ये पढ़ लिया कि क्या चीज जुर्म होगी मनी लॉन्ड्रिंग का और इसको साबित कैसे किया जाएगा, ये भी पढ़ लिया। अब हम आगे स्टडी करते हैं कि अगर साबित हो गया कि किसी ने ऑफेंस किया है, एविडेंस मिल गया मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको सजा क्या मिलेगी। डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स है इन्वॉल्व या कि कोई लीगल पर्सन कंपनी इन्वॉल्व है। इंडिविजुअल तो नॉर्मली कोई ना कोई जरूर इन्वॉल्व होंगे। सम टाइम कुछ बैंक्स भी जो सपोर्ट करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लीगल पर्सन कंपनीज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व है उसको क्या सजा मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट, सजा, कैद। कितनी? कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा अप टू 10 ईयर्स, 1 से 10 साल की कैद। किसको? जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। फिर उसको फाइन अप टू 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ तक का फाइन, 2.5 करोड़ तक का फाइन। और फिर जिस प्रॉपर्टी को मनी लॉन्ड्रिंग की गई है फॉर फ्यूचर, उसको बेहक्के सरकार जब्त कर लिया जाएगा उस प्रॉपर्टी। और अगर उसने वो प्रॉपर्टी, फर्ज कीजिए अगर तो उसने प्रॉपर्टी आगे किसी को गिफ्ट की हुई है तो उस बंदे से ले ले, लेकिन फर्ज कीजिए अगर उसको सेल कर दिया प्रॉपर्टी और वो बंदा इनोसेंट बायर है, इनोसेंट बायर, आपको पता है लॉ इनोसेंट बायर को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब उससे वो इनोसेंट बायर से प्रॉपर्टी वापस नहीं ली जाएगी, बल्कि इसी को कहा जाएगा कि पैसे जो प्रॉपर्टी बेच के जो तुमने पैसे रखे थे उससे कोई और चीज खरीदी या पैसे घर में रखे हैं, इक्वल वैल्यू की अदर प्रॉपर्टी जो इस पार्टी के नाम पे होगी वो उसे जब्त की जाएगी। इंप्रिजनमेंट समझ आ गया, फाइन समझ आ गया। अगर इन भाईजान ने मनी लॉन्ड्रिंग की और उससे फर्ज कीजिए कोई प्लॉट खरीदा, अब यहां पे लॉ ये कहता है
कि हमने उसे कैद में डाल दिया, जुर्माना भी ले लिया, अब उसका प्लाट भी गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। ये बात समझ आ गई? ये भाईजान चालाक थे, इन्होंने प्लाट बेच दिया। अब गवर्नमेंट क्या करे? अब वो प्लाट तो जब्त नहीं कर सकती, वो तो इनोसेंट बायर ने खरीद लिया। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपकी और कोई अदर प्रॉपर्टी होगी ना इक्वल वैल्यू की, हम वो जब्त कर लेंगे। ना हुई तो फिर शायद उस लिहाज से उसकी इंप्रिजनमेंट में इजाफा कर देंगे। अगर फाइन वो पे नहीं करता तो आपको पता है नॉर्मली यही होता है, फाइन पे ना किया जाए तो सजा में कैद में इजाफा कर दिया जाता है। नहीं, इन तीनों, ये तीनों में से कोई एक नहीं। अब ये कोर्ट की मर्जी है कि वो कौन सी जो है पेनल्टी इंपोज करता है, पनिशमेंट इंपोज करता है। ये तीनों है कोर्ट, ये तीनों पेनल्टीज इंपोज कर सकता है। और अगर लीगल पर्सन हो, कोई बैंकर है, उसका फाइन ज्यादा है। कोई बैंक है अगर पूरे का 100 मिलियन, और इसमें अगर कोई ऑफिशियल इन्वॉल्व हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वाले को तो ये जिस पॉलिटिशियन ने, पॉलिटिशियन में वैसे एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अखबार में स्टोरीज बनाते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ वही मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो, और भी बहुत से लोग होते हैं। तो इंडिविजुअल अगर कोई इन्वॉल्व है उसको तो ये सजा मिल जाएगी। इस इंडिविजुअल की हेल्प अगर किसी बैंक ने की है और इसके ऑफिशियल्स ने की है, क्या उस बैंक को भी सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अगर आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे, मैं ऐसे एग्जांपल ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि यूएसए में शायद कुछ बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनको भी पेनल्टी इंपोज की गई मनी लॉन्ड्रिंग के। कि वो करते क्या थे, ट्रांजैक्शंस उन्होंने एक पार्टी से पेमेंट लेके ना दूसरी, क्योंकि इंटरनेशनल की ब्रांचेस होती है ना, तो एक कंट्री में डिपॉजिट करवाता है मनी लॉन्ड्रर और दूसरी कंट्री से पैसे निकलवा लेता है। पेनल्टी किस बेस पे? कि इसने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ने ली उस पैसों की, कि पैसे किसके हैं, कहां से आए हैं, और जिस दूसरी कंट्री में भिजवाए जा रहे हैं किस पर्पस के लिए भिजवाए जा रहे हैं। तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी बैंक के पास, और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उन्होंने कहा नहीं, आप भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, और उनको अच्छी खासी हैवी पेनल्टीज इंपोज की गई। तो 100 मिलियन तक यानी 10 करोड़ तक की पेनल्टी इंपोज हो सकती है। और इसमें जो ऑफिशियल इन्वॉल्व होंगे उनको भी सेम पेनल्टी इंपोज की जाएगी जो कि इंडिविजुअल के केस में। अब आप मुझे बताएं, वो जो प्रॉपर्टी वाले के अकाउंट से पैसे निकले, प्रॉपर्टी वाले को तो पकड़ लिया उन्होंने, अब साबित होगा जिसके भी पैसे हैं उसको भी जब साबित होगा, पता चलेगा, तब पकड़ लेंगे। लेकिन क्या उस ब्रांच मैनेजर का भी कसूर नहीं है? उस बैंक का भी कसूर नहीं है, वो इन्वॉल्व है, तो उस बैंक को भी पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए। और खास तौर पे उस ब्रांच मैनेजर को। ये तो नहीं हो सकता इतनी बड़ी अमाउंट से डिपॉजिट हो रही है और ब्रांच मैनेजर को पता ही ना हो कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, तो इन लोगों को पता होता है। जिस तरह एक रेडी वाला होता है ना, वो सारा दिन फल से जाके बैठा होता है, उसे अपने एक एक दाने का पता होता है कि कौन सा दाना किस जगह पे दाग है। उसने रखे इस तरीके से होते हैं, दूसरी तरफ से चमक रहे होते हैं। ठीक है, जब आप घर लेके जाते हैं कहते हैं तो चीज नहीं जो मैंने खरीदी थी। उसी तरह जो ब्रांच है ना, ब्रांच मैनेजर एक बैंक का, उसको अपने एक एक अकाउंट होल्डर के बारे में पता होता है। इवन मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वो मेरे रिलेटिव्स तक को जानता है। वो बंदा जो अच्छा प्रोफेशनल होता है ना, उसको ये करना चाहिए कि जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो प्रोफेशनल वर्क के हवाले से इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद हो। तो ये नहीं हो सकता कि किसी बैंक में इस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उस ब्रांच मैनेजर के, बैंकर के मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, उनको सारा पता होता है। जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा वो सब मनी, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में हमने पढ़ा ना चारों चीजें, उस सब के लिए ये पेनल्टी है। छोटा तो उसके पास पैसे, फाइन नहीं होगा छोटे तबके के पास, प्रॉपर्टी नहीं, कोई बात नहीं, कैद में तो जा सकता है। हो सकता है जज ये कहेगा जी अगर आप पेनल्टी दे देते हैं आपको 5 साल की कैद, और अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको 10 साल की कैद। ठीक है, चलिए आगे चलो। माइनर जो है वो आपको तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और माइनर का बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं हो सकता, तो इसलिए माइनर जो है वो इररिलेवेंट एग्जांपल है। अच्छा, यहां तक हमारा कंसर्न मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लीट हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, अच्छा मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में आज से 20 साल पहले पाकिस्तान में जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम होता था ना, फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम कह लिए की बात है। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसके जरिए से आप पैसे या मनी एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। आज से 15-20 साल पहले सारे का सारा सिस्टम मैनुअल होता था। आपने बिल जमा करवाना है, आप बैंक के बाहर लाइन लगा के खड़े होते थे, बिल की पेमेंट होती थी। आपने किसी बंदे को पेमेंट करनी है, आप उसको चेक देते थे। क्या आज का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो उसी तरह मैनुअल सिस्टम पे काम कर रहा है कि अब मैनुअल के साथ साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए आप घर बैठे बैठे एक पर्सन से दूसरे, अब अपनी यू कम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज करता हूं, घर बैठे बैठे अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पे कर सकते हैं।
ठीक है, किसी को पेमेंट करनी है, बिल अदा करना है, फीस अदा करनी है, स्कूल वगैरह वगैरह, सारी चीजें घर बैठे कर सकते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं पेमेंट करने के लिए? आपने किसी को इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करनी है, अगर जैज़ कैश की ऑप्शन है, शाबाश, इजी पैसा की ऑप्शन है, एमसीबी, हाँ, बैंक्स की अपनी भी ऐप्स मौजूद हैं, ठीक है, बैंक्स की अपनी ऐप मौजूद हैं, और इसके अलावा आप एटीएम के जरिए से भी, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खास तौर पे फोकस करते हैं हम दो एग्जांपल्स के ऊपर, जैज़ कैश और इजी पैसा। आपके ख्याल में क्या, अच्छा पहली चीज ये, इनका रेगुलेटर कौन होगा इन फाइनेंशियल सिस्टम का? जैज़ कैश का एक तो ये है ना, ऑपरेटर कौन होगा, चला कौन रहा होगा? जैज़ कैश को चला रहे होंगे, नाम से जाहिर है जैज़ वाले, ठीक है। इजी पैसा को कौन चला रहा है, ऑपरेट को? टेलीनॉर की ऐप है। चले, इसका मतलब है इजी पैसा का ऑपरेटर है टेलीनॉर और जैज़ कैश का ऑपरेटर है जैज़। लेकिन इन्होंने किसी ना किसी बैंक्स के साथ भी लिंक होता है जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। चले ठीक है, ये तो उसके ऑपरेटर है यानी चलाने वाले। इनका रेगुलेटर कौन होगा भला? एफबीआर नहीं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, इनको रेगुलेटर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। समटाइम कुछ दूसरे रेगुलेटर्स भी होते हैं, लेकिन मेन रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। क्या जैज़ कैश और इजी पैसा जो ऐप आई हैं स्टेट बैंक की इजाजत से आई होंगी? बिल्कुल, उसकी इजाजत के बगैर तो नहीं होती। क्या स्टेट बैंक ऑपरेटर को सिर्फ लाइसेंस दे दे कि ये आप जो पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, आपको लाइसेंस दिया जा रहा है, आप ऑपरेट करें पाकिस्तान में, उसको लाइसेंस दे के पहले देखना चाहिए कि इनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं? ये तो नहीं कि एक बंदा किसी दूसरे को पेमेंट भेजेगा तो पैसे काट दे उसके अकाउंट से, अगले बंदे को पेमेंट पहुंची नहीं। या इनका रिकॉर्डिंग सिस्टम ठीक है, जो कि अगर कस्टमर, फर्ज कीजिए उसने कोई ट्रांजैक्शन की और वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो गई, तो ऐसा तो नहीं कि बाद में रिवर्सल आते आते बहुत 7 दिन या 10, 15, 20 दिन या महीना लग जाता है, या ऐसा है कि ट्रांजैक्शन रिवर्स होती नहीं है। क्या स्टेट बैंक को लाइसेंस देने से पहले इन चीज एक कोई क्राइटेरिया रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। और आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। एक, पेमेंट सिस्टम क्या होता है? पेमेंट सिस्टम तो जनरल टर्म है ना। पेमेंट सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके जरिए से आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेटल करते हैं। किसी भी बंदे को पेमेंट करनी हो, किसी से पैसे रिसीव करने हो, वो करते हैं। आजकल ज्यादातर जो पेमेंट सिस्टम है वो मैनुअल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेमेंट सिस्टम है पाकिस्तान में जो भी स्टार्ट हुए हैं या आगे होंगे, इनको परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। और जिस पेमेंट सिस्टम में जैसे इजी पैसा पेमेंट सिस्टम, जैज़ कैश पेमेंट सिस्टम, जिस पेमेंट सिस्टम को लाइसेंस दे दे स्टेट बैंक, उसको कहते हैं डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। यानी डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम वो है जो लाइसेंस्ड पेमेंट सिस्टम है, जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दे दिया। वर्ड डेजिग्नेटेड का मतलब जिसको इजाजत दे दी कि आप पाकिस्तान में ऑपरेट करें, ठीक है। अच्छा, अब क्या इस पेमेंट सिस्टम को, अगेन बस हल्का सा लिंकिंग कर रहा हूं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, इसीलिए खास तौर पे इसके ऊपर रेगुलेशंस भी मौजूद है। उसने इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक के साथ ही पेमेंट सिस्टम का टॉपिक भी ऐड किया है। हालांकि दोनों रेगुलेशन, दोनों लॉ सेपरेट है, लेकिन चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको भी यूज किया जाता है, इसलिए उसने उसके साथ इसको भी ऐड कर दिया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम है क्या? पेमेंट सिस्टम है ऐसा सिस्टम जो कि यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। जब कभी आपके जहन में डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम आए या पेमेंट सिस्टम का वर्ड आए, फौरन आ जाए जैज़ कैश, इजी पैसा, इससे आपको कंसेप्ट सारे समझ आएंगे। ऑपरेट कौन करता है? कोई ना कोई बैकएंड पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर। नॉर्मली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। अब जैज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बैकएंड पे इन्होंने किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ अरेंजमेंट्स की होंगी, ठीक है। तो जो ऑपरेट कर रहा होता है उसको कहते हैं हम ऑपरेटर। उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेट। एक टर्म यूज होता है ऑपरेटर, एक टर्म यूज होती है पार्टिसिपेंट्स। अगर मैं जैज़ कैश में अपने पैसे डिपॉजिट करवाता हूं तो मैं हूं पार्टिसिपेंट, और ऑपरेट कौन कर रहा है सारे सिस्टम को? जैज़ कैश। ऑपरेटर से मुराद वो पर्सन जो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, जो उस सिस्टम को यूज कर रहा है अपनी ट्रांजैक्शन के लिए, वो पार्टिसिपेंट है। किसी भी पेमेंट सिस्टम को डेजिग्नेट कौन करता है, कौन इजाजत देता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और एट टाइम ऑफ परमिशन यानी लाइसेंस देते वक्त और लाइसेंस देने के बाद भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसका इक्विपमेंट भी इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी बुक्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है और प्रेमिसेस में जाके भी विजिट कर सकता है। इसलिए देखिए, चूंकि इसमें जनरल पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है और जहां पे जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है ना, हमेशा रेगुलेटर वहां पे ज्यादा रेगुलेशन इंपोज करता है।
तो इसलिए स्टेट बैंक को पाकिस्तान इंश्योर करना चाहता है कि आपका इक्विपमेंट आउटडेटेड तो नहीं है, क्या ये क्विकली विद इन सेकेंड ट्रांजैक्शन को सेटल कर देगा। आप खुद सोचें, अगर आपके अकाउंट से 20,000 रुपये निकल जाए और दूसरा बंदे तक आधे घंटे तक ना पहुंचे, उस आधे घंटे में क्या कैफियत होगी हमारे, हम कहेंगे पता नहीं हमें लूट लिया इन्होंने, हमारे पैसे चले गए, और कई ख्यालात आते हैं। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। जैसे ही ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुई और जैसे ही सेटल हुई, इनिशिएशन में और सेटलमेंट ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और डिले कितना होगा ये डिपेंड करता है इक्विपमेंट्स के ऊपर, ठीक है। और इन ट्रांजैक्शन की सही रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है, स्टेट बैंक ने ये दोनों चीज़ें चेक करनी है। तो स्टेट बैंक इस सिस्टम को डेजिग्नेट करने से पहले, लाइसेंस देने से पहले इसकी चेकिंग करेगा। और इसकी चेकिंग में सिर्फ बिजनेस प्रेमिसेस की चेकिंग नहीं है, वो भी है, उसके साथ साथ उसके इक्विपमेंट की भी, उसकी रिकॉर्डिंग की भी चेकिंग है कि ट्रांजैक्शन सही रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। फिर इसके बाद ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स टू बी मेड बाय ऑपरेटर, यानी अगर कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करना चाहता है एक पेमेंट सिस्टम को, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रूल्स बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन। किस लिए? पार्टिसिपेशन इन डीपीएस। आप जायज कैश में अकाउंट बनाना चाहते हैं, क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको फॉलो करना पड़ती हैं? बिल्कुल। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगा, एक तरह से ये एडमिशन फॉर्म बनाएगा। और ये कौन बनाएगा? डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। जायज कैश पे आप अकाउंट करवाना चाहते हैं तो जायज कैश, जायज, और अगर इजी पैसा तो फिर टेलीनॉर। फिर जो ऑपरेटर है ये बताएगा राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है ऑपरेटर एंड पार्टिसिपेंट्स की। क्योंकि जब एक आप अकाउंट खुलवाते हैं ना, एक तरह से आपके दरमियान में और डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में राइट्स एंड लायबिलिटीज पता होनी चाहिए। आपका ये राइट है कि आपका जो भी अकाउंट आपने डिपॉजिट करवाया है उसका रिकॉर्ड रखा जाए। आप जब इंस्ट्रक्ट करें पेमेंट कर दो तो वो उसको पेमेंट कर देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी तरह जो ऑपरेटर है इसके भी कुछ राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, ठीक है। कि आपने फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात वो ये कंडीशन इंपोज करते हैं कि आपके अकाउंट में मिनिमम इतने पैसे होने चाहिए, या ये कंडीशन इंपोज करते हैं कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो भी है। तो चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए ऑपरेटर की जिम्मेदारी है अपनी ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स में उसने राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑपरेटर एंड पार्टिसिपेंट्स इनको डिस्क्राइब करना है। पहले लिखेंगे, एग्री करेंगे, डिस्क्राइब करना है ताकि जो पार्टिसिपेंट है उसको पता हो उसके क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज है। फिर सेफ्टी, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी एंड कंटिजेंसी अरेंजमेंट। ऑपरेटर की जिम्मेदारी है उसका जो भी सेटअप सिस्टम है जिसमें इक्विपमेंट भी शामिल है, बुक्स भी शामिल है, वो इंश्योर करे ये सेफ रहे। ऐसा ना मुझे एक दिन पता चले मेरा बैलेंस जीरो हो गया। कैसे जीरो हो गया? हैकर आया था, उसने सारे हैक किया सिस्टम और पैसे सारे ट्रांसफर करवा लिए। सिस्टम को सिक्योर रखना ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑपरेटर की। और अगर कभी हैकिंग होती है तो इसका नुकसान क्या मुझे होना चाहिए? नहीं, ऑपरेटर को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी थी जी। तो ऑपरेटर ने जो ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स करनी है, ऑपरेशनल अरेंजमेंट ये चीज इंश्योर करने के लिए कि पेमेंट सिस्टम स्मूथली ऑपरेट करे और पार्टीज को अपने टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स एंड लायबिलिटीज क्लियर हो। उनमें सबसे पहले क्या करना है? पार्टिसिपेशन डीपीएस में, यानी एंटर होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑपरेटर वो डिसाइड करेगा। फिर दोनों पार्टीज यानी ऑपरेटर और पार्टिसिपेंट के क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो क्लियरली कम्युनिकेट किए जाएंगे पार्टिसिपेंट को। और नेक्स्ट, ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल होगा ये इंश्योर करने के लिए कि उसका सिस्टम सेफ रहता है, कंटिन्यूसली ऑपरेट रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी हम पेमेंट करना चाहे और पता चले 12 घंटों के लिए सिस्टम ब्लॉक है, पेमेंट नहीं हो सकती। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल रिलायबिलिटी ये इंश्योर करना ऑपरेटर का काम है। और कंटिजेंसी अरेंजमेंट, अगर फर्ज कीजिए कभी सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है या कोई हैकर अटैक कर देते हैं और सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिकवर करना है। कंटिजेंसी अरेंजमेंट का मतलब है अगर कभी इस सिस्टम पे, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम है ना, हैकर्स की हमेशा ये कोशिश होती है कि फाइनेंशियल सिस्टम को अटैक करें, क्योंकि इससे वो लोगों का पासवर्ड वगैरह अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चोरी करके पैसों को ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो इंश्योर करने के लिए कि सिस्टम सेफ रहे, ऑपरेशनली स्मूथ चलता रहे, अगर कभी कोई हैकर्स वगैरह का या वायरस का अटैक आता है, सिस्टम डिस्टर्ब होता है, एज सून एज पॉसिबल रिकवरी हो। कंटिजेंसी अरेंजमेंट को समटाइम बैकअप अरेंजमेंट्स भी कहते हैं कि आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद हो ताकि आप सिस्टम को रन कर सकें। और फिर मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट, लिक्विडिटी एंड सेटलमेंट रिस्क। क्रेडिट मींस अगर सम टाइम किसी को फर्ज कीजिए उधार देना है, जैसे बाजुकात आपने अगर आपके मोबाइल का बैलेंस जो है वो जीरो हो जाए तो सम टाइम आपको वो ऑफर करते हैं कि आप चाहें तो क्रेडिट बैलेंस हासिल कर लें। उसी तरह पेमेंट सिस्टम भी क्रेडिट ऑप्शन आपको दे सकता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपने कोई बिल वगैरह की पेमेंट करनी है, आप क्रेडिट ऑप्शन को हासिल कर सकते हैं। अब इसको मैनेज करना, अगर क्रेडिट ऑप्शन देनी है, ये भी ऑपरेटर का काम है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब ये है
ऑपरेटर ने ये इंश्योर करना है कि जो पैसे हैं वो वो अवेलेबल रहे। लिक्विडिटी का मतलब है कैश इन हैंड अवेलेबल हो। लिक्विड एसेट आपने शायद अकाउंटिंग में टर्म सुनी होगी। लिक्विड एसेट ऐसे एसेट को कहता है जिसे इमीडिएटली यूज किया जा सकता है, जैसे कैश वगैरह। ऑपरेटर ये ना करे, यहां पे क्या कह रहा है ऑपरेटर को, ये ना करे ऑपरेटर के लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं और वो अपने किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए उन पैसों को इस्तेमाल कर ले। जो लोगों ने पैसे जमा करवाए हैं उससे अगेंस्ट लिक्विडिटी एसेट, लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने हैं, उनको यूज नहीं कर सकता। और सेटलमेंट रिस्क का मतलब क्या है कि जो हमने ट्रांजैक्शन को इनिशिएट किया उस वक्त में और जब ट्रांजैक्शन सेटल हो जाती है उस वक्त में ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए और ट्रांजैक्शन को मिस भी नहीं होना चाहिए कि हमने किसी ट्रांजैक्शन की पेमेंट कर दी और आगे दूसरी पार्टी तक वो पैसे नहीं पहुंचे। ठीक है, ऐसा मिस भी होना चाहिए ट्रांजैक्शन और उसमें अनड्यू डिले भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें इंश्योर करनी है ऑपरेटर ने। चलिए, और क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसने लाइसेंस इशू किया था, क्या इस लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है? कब लाइसेंस कर सकता है? पहली चीज, जब उसने जिन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लाइसेंस इशू किया था उसकी वायलेशन हो। दूसरा, जब डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम सीजेस टू ऑपरेट इफेक्टिवली एज डीपीएस, जब वो ऑपरेट ही ना करे या अपने ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दे, बंद कर दे, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे, ऑपरेटर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई रेगुलेटर है, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कमर्शियल बैंक्स को भी कहता है कि मंथली बेसिस के ऊपर रिपोर्टिंग की जाए, शायद कोई डेली या वीकली बेसिस के ऊपर भी होगी, लेकिन जब मैं डिफरेंट ऑडिट के लिए हम जाते थे तो उस वक्त मंथली रिपोर्टिंग किया करते थे सारे कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि उसने मॉनिटरी पॉलिसी बनानी होती है और उसमें वो इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो अगर किसी ऑपरेटर ने गलत इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करवाई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकता है? लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। अगर ऑपरेटर वाइंडिंग अप में है, जैसे फर्ज कीजिए अगर जैज वाले अब पाकिस्तान में अपना बिजनेस खत्म कर देते हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली जो उनका पेमेंट सिस्टम है जैज कैश, वो भी खत्म नहीं हो जाना चाहिए? यही कह रहा है कि अगर ऑपरेटर वाइंडिंग अप में होगा तो जो पेमेंट सिस्टम जो उसका लाइसेंस दिया गया था वो भी खत्म कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर स्टेट बैंक को समझे कि किसी पेमेंट सिस्टम का लाइसेंस कैंसिल करना जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है तो उसका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। हाँ, इसमें अहम चीज, ये सारी चीजें आसान हैं, ये थोड़ी सी समझना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, ये प्रैक्टिकल नेचर की चीजें हैं। ठीक है, ऑपरेशन से रिलेट कर, लेकिन ये आसान है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किन केसेस में लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं। उसमें खास तौर पे दो चीजें हमें रखिएगा, एक होता है लाइसेंस सस्पेंड करना, एक होता है लाइसेंस रिवोक करना, कैंसिल, दोनों में फर्क है। सस्पेंड का मतलब है कि आप ये कह दें कि कुछ अरसे के लिए आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, और रिवोक, लाइसेंस रिवोक करने का मतलब है आप कभी भी नहीं कर सकते, परमानेंट फर्क। सस्पेंशन टेम्परेरी होती है और रेवोकेशन परमानेंट होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो बताए बगैर किसी रीजन बताए बगैर या अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए बगैर किसी भी पेमेंट सिस्टम का लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। लेकिन अगर वो कैंसिल करना चाहता है तो उसको नोटिस देना पड़ेगा और वो आके अपने हियरिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करेंगे, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ही उसको रिवोक किया जाएगा। तो ये सस्पेंशन में और रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस में फर्क है, ये नोट कर लीजिए। क्लियर? तो भी जरा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जी जी मेरे भाई कुछ जी जी नहीं, ये रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, जैज कैश का लाइसेंस रिवोक हो रहा है, जैज एज नेटवर्क जो टेलीकॉम है उसका लाइसेंस रिवोक नहीं हो रहा, वो स्टेट बैंक थोड़ी करेगा, वो तो शायद दूसरे पीटीए वाले करेंगे। नहीं, हाँ जी बिल्कुल, ऑपरेटर से मुराद नहीं, ऑपरेटर से मुराद वो मैनेजमेंट है, जो लोग मैनेज कर रहे हैं इसको, यानी जैज वाले। तो जाहिर है ये सारा रिकॉर्ड जो जैज कैश का है कौन मेंटेन कर रहा होगा? जैज वाले, मैनेजर वो है ना। जिस तरह यूं समझ लीजिए, जिस तरह एक बैंक है, एक उसका हेड ऑफिस होता है और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, तो जो जैज कैश है ये एक तरह से ब्रांच है, इसको मैनेज कौन कर रहा होगा? हेड ऑफिस वाले, यानी जैज वाले। ठीक है, तो ऑपरेटर से मुराद जो इसको रन कर रहे हैं वो जैज वाले हैं। ऑपरेटर से मुराद, अगर मेरे मुंह से जैज कैश निकल गया तो वो गलती से निकल गया होगा भाई। ठीक, नहीं, ऑपरेटर मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑपरेटर कभी बनाया ही नहीं, ये ना करे, इस पे मैं कभी नहीं मानूंगा। मैंने तो उसे रेगुलेटर बनाया, वो रेगुलेटर है, वो नहीं ऑपरेटर। चलिए जरा क्विक रिवीजन करते हैं। पेमेंट सिस्टम किसको कहते हैं? जिसके जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाता है। पेमेंट सिस्टम मैनुअल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकते हैं। हम आगे सारी डिस्कशन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटर। और इसको रेगुलेट कौन करता है?
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब डेजिग्नेशन अलाउ करनी है, लाइसेंस देना है, तो उस वक्त क्या इंस्पेक्ट कर सकता है? बिजनेस प्रेमिसेस भी इंस्पेक्ट कर सकता है, बुक्स भी इंस्पेक्ट कर सकता है, इक्विपमेंट भी इंस्पेक्ट कर सकता है। ठीक है, और लाइसेंस दे दिया यहाँ पे, अब जंप लगाते हैं पहले, क्या इस लाइसेंस को रिवोक भी किया जा सकता है? किन सिचुएशन में रिवोक किया जा सकता है? किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन कर लें, अगर वो एज डीपीएस डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम काम करना बंद कर दें कुछ अरसे के लिए, फिर गलत इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करवा दी जाए, ऑपरेटर वाइंडिंग अप में हो, या स्टेट बैंक मुनासिब समझे कि इसका लाइसेंस खत्म हो जाना चाहिए, अगर लाइसेंस रिवोक करना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी ऑपरेटर को। लेकिन अगर सस्पेंड करना है वो स्टेट बैंक डायरेक्ट कर सकता है, अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं है। क्या लाइसेंस मिल जाए उसके बाद जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेट कर रहा है ऑपरेटर, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसने कुछ ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स को इंश्योर करना है। इनका मकसद क्या है? ताकि इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनको अपने सिस्टम के बारे में, अपने राइट्स लायबिलिटीज के बारे में पता हो, और इसके अलावा जो सिस्टम है इसकी स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करना ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए वो पार्टिसिपेशन, डीपीएस में पार्टिसिपेशन के लिए, पार्टिसिपेशन से मुराद अकाउंट खोलने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, रिक्वायरमेंट्स है, वो कम्युनिकेट करेगा, वो एस्टेब्लिश करना इसकी जिम्मेदारी है। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑपरेटर एंड पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे ये डिसाइड करेगा। सिस्टम की सेफ्टी के लिए, ऑपरेशनल लायबिलिटी के लिए कंटिजेंसी अरेंजमेंट्स करना, ये सारी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और क्रेडिट की मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और सेटलमेंट रिस्क, ये ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब समझ आ गया कि अगर क्रेडिट लागू करना है तो उसका अलग से रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि आपने जितने पैसे जमा करवाए हैं जायज़ कैश के अकाउंट में, वो वहां पे एवरी टाइम अवेलेबल होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जायज़ कैश वाले उन पैसों को किसी और जगह यूज कर लें। लिक्विडिटी का मतलब कि लिक्विडिटी होनी चाहिए ऑपरेटर में, उसके पास लिक्विड कैश एसेट्स मौजूद होने चाहिए, ताकि ये ना हो आज मैंने पैसे जमा करवाए, कल मैं पैसे उसे निकलवाने लगूं और वो पता चले कि उसके पास पैसे नहीं है पेमेंट करने के लिए। अगर आपने बैंकिंग सिस्टम से वाकिफ होना तो फिर इस चीज कंसेप्ट से वाकिफ होंगे। आप अगर बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट करवाते हैं, आपको पता है बैंक आगे जो लैंडिंग करता है, दूसरे लोगों को उधार देता है, वो इसी 100 रुपये में से देता है, लेकिन वो सारे का सारा 100 रुपया उधार के तौर पे आगे नहीं देता, कुछ ना कुछ पैसे अपने पास। क्यों? इसको कहते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करना। बैंक ने अपनी लिक्विडिटी, अपना रिजर्व मेंटेन करना था। क्यों? ताकि जब लोग पैसे निकलवाने के लिए आए तो वो उनको रिफ्यूज ना करे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आगे किसी को दे दिया, बल्कि उनको पे करे। तो उसी तरह सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटर की है पेमेंट सिस्टम में। सेटलमेंट इसका मतलब है जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं एक्चुअली सेटल भी होनी चाहिए और एज सून एज पॉसिबल सेटल होनी चाहिए। क्लियर? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। असाइनमेंट आप जरूर कीजिएगा असाइनमेंट से, ताकि आपको ये कंसेप्ट मजीद क्लियर होंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।